हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 30। वंश ने जब गौरी को अपने हाथ से झुमका पहनाया तो मुन्ना से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कमरे से बाहर निकल गया। गौरी सिर्फ मुन्ना को जलाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन मुन्ना को कितना हर्ट हुआ उसका एहसास शायद उसे नहीं था। मुन्ना नीचे चला आया। गौरी उसे रोकने के लिए उसके पीछे आई, लेकिन तब तक मुन्ना वहां से जा चुका था। गौरी का चेहरा उदासी से घिर गया। प्रिया ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, क्या हुआ, सब ठीक चल रहा है ना? यार प्रिया, मुझे मान को हर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये सब करना जरूरी है? गौरी ने उदासी भरे स्वर में पूछा। आई नो तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुन्ना ने भी तो तुम्हें कितना हर्ट किया है, भूल गई तुम? और वैसे भी अगर मुन्ना से सच जानना है तो उसे थोड़ा हर्ट होना होगा, ताकि गुस्से में आकर ही सही वो तुमसे सब बोल दे। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन तुम्हारे लिए, बट मैं श्योर हूं कि ये काम करेगा। प्रिया ने गौरी को समझाते हुए कहा, मुझे मान की फिक्र हो रही है, मेरी वजह से वो। गौरी ने मुन्ना के बारे में चिंता करते हुए कहा, ऑफ वो गौरी, तुम शांत रहो। वैसे भी आज काशी की सगाई है, तुम्हें अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। एंड बाय द वे, ये तुमने अपने एक कान में झुमका क्यों पहना है? कहते हुए प्रिया की नजर गौरी के कानों पर चली गई। ये वंश लेकर आया है मुंबई से। मान को कितना बुरा लगा होगा जब वंश ने अपने हाथों से पहनाया था। गौरी ने प्रिया को जवाब दिया और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए उस पहने हुए झुमके को उतारने लगी। ये वंश का भी अलग ही मैटर चल रहा है, कहीं हम लोगों का प्लान उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गौरी और मुन्ना बेस्ट कपल है, बट गौरी और वंश भी बेस्ट कपल हो सकते हैं। गॉड, इसे ट्रायंगल मत बना देना प्लीज, प्रिया ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। गौरी ने देखा तो हैरानी से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कहते हुए प्रिया गौरी को खींचकर अपने साथ ले गई। वंश अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। गौरी को उसके दिए झुमके पसंद आए और तो और गौरी ने उसे पहनाने को भी कहा। सोचकर ही वंश के दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। अभी वह इस फीलिंग को महसूस कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। वंश बिस्तर की तरफ आया और अपना फोन उठाकर देखा। निशी का नंबर देखकर वंश का मुंह बन गया। गौरी के लिए जो फीलिंग्स थी वो एकदम से उड़ गई। उसने निशी का फोन उठाया और निशी के कुछ कहने से पहले ही शुरू हो गया, तुमने क्या कसम खा ली है मेरे हर बेस्ट मोमेंट को खराब करने की? अभी अभी कितना अच्छा महसूस कर रहा था मैं, और तुमने मुझे फोन कर दिया। अब ये मत कहना कि तुम्हारी दोस्त के लिए तुमने फिर से फेवर के लिए फोन किया है। मैं नवीन बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ से नवीन ने बहुत ही शालीनता से कहा। वंश ने सुना तो उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने फोन संभाला और हकलाते हुए कहा, हेलो अंकल, आप सॉरी, मुझे लगा कोई और है। आपने फोन क्यों किया? क्या निशी ने आपको कुछ कहा? कुछ बताया? वंश को लगा निशी ने झगड़े वाली बात नवीन को बता दी है और शायद इसलिए नवीन ने उसे फोन किया है। बेचारा वंश घबरा गया था। नहीं, निशी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, वो मुझे ही तुमसे कुछ बात करनी थी, नवीन ने कहा तो वंश की जान में जान आई और उसने नॉर्मल होकर कहा, हाँ अंकल कहिए ना। वो एक्चुअली तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं और तुम्हारी आंटी काशी की सगाई में आए, लेकिन ऐन मौके पर दूसरा काम होने की वजह से हम दोनों ही नहीं आ पाएंगे, नवीन ने कहा। ओह, लेकिन अगर आप लोग आते तो माँ पापा को अच्छा लगता, वंश ने कहा। सारिका मैम को बुरा लगेगा सोचकर ही मैंने निशी को सगाई में भेजा है। वो बनारस आने की खुशी में अपना फोन भी घर पर भूल गई थी। ऐसा क्या कहा तुमने उससे कि वो वहां आने के लिए इतनी एक्साइटेड है? वैसे जो भी हो, सगाई के बाद वो 2 दिन वहीं रुकेगी। उसने कहा वो बनारस घूमना चाहती है, तो मैं बस ये कह रहा था कि उसका ध्यान रखना और शाम में उसे लेने एयरपोर्ट चले जाना प्लीज। वहां वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती, सो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगी। हेलो वंश, तुम सुन रहे हो ना? नवीन ने वंश पर बिजली गिराते हुए कहा। हाँ अंकल, मैं ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो, वंश ने मुश्किल से कहा। थैंक्स, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, उसका ख्याल रखना, नवीन ने कहा और फोन काट दिया। वंश ने कान से फोन हटाया। उसकी शक्ल पर 12 बज चुके थे।
उसने तो गुस्से में निशी से कह दिया था कि बनारस आकर दिखाए, लेकिन वो सच में आ रही थी। वंश फोन को हाथ में लेकर उसे ठसकने लगा। ठसकने का मतलब होता है कि रोने जैसे शक्ल बना लेना और रोने लगना, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। वह बिस्तर पर पेट के बल आ गिरा और तकिए में मुंह छुपाकर रोने की एक्टिंग करने लगा। निशी बनारस आ रही थी। मुंबई में उसने वंश को जितना परेशान किया था, वो सोचकर ही वंश की हालत खराब थी। वह निशी के बारे में सोचकर चिढ़ते हुए बिस्तर पर इधर उधर गुलाटियां मारने लगा। कुछ देर बाद उसने घड़ी में टाइम देखा, दोपहर हो चुकी थी। वंश उठा और नहाने चला गया। आज काशी की सगाई थी और शिवम ने उसे कुछ जरूरी काम बताए थे। उन्हीं के लिए वंश को जल्दी थी। नहाकर वंश तैयार हुआ और नीचे चला आया। शिवम ने वंश को एक बड़ा थाल दिया और कहा, ये कपड़े और सामान लेकर मुरारी के घर जाओ और तिलक करके शक्ति को अपने हाथों से देना। सगाई से पहले हमारे यहाँ की रस्म है, इससे जीजा साले के रिश्ते मधुर बनते हैं। मैं उस शक्ति से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा है, लेकिन पापा ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। वंश ने मन ही मन कहा और थाल लेकर वहां से चल पड़ा। बड़े मामा जी, हम भी वंश भैया के साथ जाएं? अंजलि ने कहा। हाँ बिल्कुल जाओ, तुम भी अपने होने वाली जय से मिलकर आओ, शिवम ने कहा और बाबा की तरफ चले गए। अब जब तुमने साथ चलने का सोच ही लिया है तो ये भी तुम ही उठाओ, वंश ने थाल अंजलि के सर पर रखते हुए कहा और बाहर चला गया। आप कभी नहीं सुधरोगे। अंजलि थाल उठाए गुस्से से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हालांकि वंश इतना बुरा भी नहीं था। अंजलि को देखकर उसने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और जब अंजलि बैठ गई तो बंद भी कर दिया। वंश ड्राइवर सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। रास्ते भर अंजलि उसका सर खाती रही, लेकिन वंश को तो निशी की टेंशन थी। आज उसकी अच्छी खासी बैंड बजने वाली थी, ये वंश जानता था। वंश अंजलि के साथ मुरारी के घर पहुंचा। अंजलि को देखकर अनु खुश हो गई। वंश ने शक्ति के साथ एक छोटी सी रस्म अदा की, उसे तिलक किया और कपड़े और साथ लाया दूसरा सामान भेंट किया। अनु ने कृष्णा से कहकर अंजलि और मुन्ना की पसंद का डोसा बनवाया था, इसलिए उसने वंश से भी खाकर जाने को कहा। वंश, मुन्ना, अंजलि, शक्ति चारों डाइनिंग की ओर आ बैठी। अनु ने उन्हें परोसना शुरू किया। मुरारी सुबह सुबह ही शिवम के घर चला गया था ताकि सगाई की बाकी तैयारियां देख सके। डाइनिंग के पास बैठी अंजलि वंश को परेशान कर रही थी, इसलिए वंश अपनी प्लेट लेकर उठा और सोफे पर आकर बैठ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। वंश के इस बचपने पर शक्ति मुस्कुरा उठा। वह मुन्ना से इंदौर वाली जॉब के बारे में बात करते हुए नाश्ता करने लगा। वंश ने अभी कुछ निवाले खाए ही थे कि उसका फोन बजा। उसने फोन जेब से निकाला। कोई नया नंबर देखकर उसने फोन नहीं उठाया, खाने में मस्त रहा। कुछ देर घनघनाने के बाद फोन बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वही फोन बजा और सेम नंबर से। इस बार वंश ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, निशी। एयरपोर्ट कब पहुंचोगे तुम? दूसरी तरफ से निशी की आवाज आई। निशी की आवाज सुनते ही वंश के गले में खाना अटक गया। उसने खांसते हुए कहा, ये किसका नंबर है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बनारस आ रही हो? क्यों, तुम मेरे रिश्तेदार हो जो तुम्हें बताना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ सारिका आंटी के कहने पर आई हूँ। अब तुम आओगे या नहीं? निशी ने थोड़ा कठोरता से कहा। वंश ने सुना तो उसने भी चिढ़ते हुए कहा, नहीं आ रहा मैं, ऑटो लो और घर जाओ। घर का एड्रेस तो तुम्हें बताया होगा तुम्हारी सारिका आंटी ने, तो खुद जाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ठीक है, मैं शिवम अंकल को फोन करके बोल देती हूँ कि तुमने एयरपोर्ट आने से मना कर दिया है। हाँ, एक्चुअली मैं डैड को बोल देती हूँ, निशी ने वंश को ब्लैकमेल करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं, वंश ने खिंचते हुए कहा और फोन काट दिया। वंश ने मुश्किल से प्लेट में रखा डोसा खाया और प्लेट लेकर किचन में रखने चला गया। उसके दिमाग में चीजें उलझ रही थी और फिर हाथ धोते हुए वह मन ही मन खुद से कहने लगा, वो छिपकली बनारस चली आई, पक्का वो मुझसे झगड़ा करने आई है। अब मैं क्या करूं? अगर अकेले एयरपोर्ट गया तो कहीं वो मेरा खून ना कर दे और वापस मुंबई ना भाग जाए। हो सकता है वो मेरा सर फोड़ दे। नहीं, मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं मुन्ना को अपने साथ लेकर जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। शायद नहीं, मुन्ना अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानता
अगर उसने मुन्ना के सामने ही मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी ना। अब मैं क्या करूं? वंश भैया साइड हटो, मुझे प्लेट रखना है, पीछे खड़ी अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। तो वंश अपने ख्यालों से बाहर आया। अंजलि को देखते ही वंश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह मुस्कुराते हुए पलटा। उसे मुस्कुराते देखकर अंजलि ने कहा, क्या है? देखो मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली हूं। अरे अंजलि, मेरी प्यारी बहन, वंश ने उसके हाथ से प्लेट लेकर सिंक में रखते हुए कहा। वंश भैया, आपके मुंह से इतने मीठे शब्द निकल रहे हैं, पक्का गड़बड़ है ना? अंजलि ने कहा। वंश ने अंजलि के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे किचन से बाहर ले जाते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काशी के बाद तुम ही तो हो मेरी इकलौती बहन, मेरी प्यारी सी गुड़िया। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे हर वक्त परेशान करने वाला इंसान आज इतना महान कैसे बन गया? अंजलि ने पलटकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। वंश फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ चलो ना प्लीज। देखा देखा देखा, आपके पहले वाला रूप बाहर आ रहा है। वैसे कहाँ जाना है? अंजलि ने पूछा, जिसे घूमने का शौक था। अरे तुम चलो तो, बहुत अच्छी जगह है, कहते हुए वंश उसे अपने साथ बाहर ले गया और गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा, जल्दी बैठो वरना देर हो जाएगी। अरे अरे अरे, आप तो ऐसे जल्दी कर रहे हैं जैसे हम घूमने नहीं बल्कि आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अंजलि ने बैठते हुए कहा। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, कहते हुए वंश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ वक्त बाद गाड़ी एयरपोर्ट के सामने थी। अंजलि ने घूरते हुए वंश को देखा और कहा, ये है वो आपकी अच्छी जगह? वंश ने बड़ी सी स्माइल दी और गाड़ी से उतर गया। अंजलि भी गाड़ी से उतर गई और कहा, अब बता भी दो हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे तू रुक ना, एक तो पहले से इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से मैं इसे अपने साथ ले आया अपना सर खाने के लिए, वंश ने अंजलि से कहा और फिर बड़बड़ाने लगा। कुछ देर बाद वंश को निशी आती दिखाई दी। वंश अंजलि का हाथ पकड़कर उसकी ओर बढ़ गया। वंश का प्लान था कि अंजलि के सामने निशी उसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बेचारी अंजलि को उसका प्लान नहीं पता था। वंश के साथ अंजलि को देखकर निशी को अजीब लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को ज्यों का त्यों रखा और अपनी आंखों से धूप वाला चश्मा निकालकर शर्ट में लगा लिया। वंश जैसे ही निशी के सामने आया, अंजलि ने कहा, वंश भैया मेरा हाथ छोड़िए। क्या हुआ, मुझे देखकर डर गए क्या? मेरे आने की खबर सुनकर सेल्फ डिफेंस में अपनी बहन को साथ ले आए। सही है, इतना ही डर लग रहा था तो मुझसे फोन पर माफी ही मांग लेते। निशी ने वंश के पास आकर धीरे से उसके कान में कहा, मैं और तुमसे डरूंगा, काश तुम ये गलतफहमी घर छोड़कर आती। वंश ने भी धीरे से कहा। निशी मुस्कुराई और अपना पैर वंश के पैर पर रखते हुए अंजलि की तरफ बढ़ गई और खुशी से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, व्हाट्स योर नेम? मैं अंजलि, एंड यू? आई थिंक आप वंश भैया के दोस्त हैं, अंजलि ने अंदाजा लगाते हुए कहा। तुम्हें लगता है मैं इस खड़ूस की दोस्त बनूंगी? निशी ने कहा। उसकी बात सुनकर वंश जैसे ही जाने लगा, निशी ने चुटकी बजाकर उसे रोका और कहा, वो सामान कौन लेकर आएगा? बेचारा वंश नवीन के बारे में सोचकर चुप रह गया और निशी को घूरते हुए सामान की तरफ चला गया। अंजलि ने देखा तो चहकते हुए कहा, वाह, वंश भैया ने कैसे चुटकी में आपकी बात मान ली, आपकी और मेरी बहुत अच्छी बनेगी। वो कैसे? निशी ने अंजलि के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्योंकि वंश भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझे ना कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे साथ मिलकर उन्हें परेशान करे, और मुझे लगता है वो आप ही हो, अंजलि ने चहकते हुए कहा। तो निशी मुस्कुरा उठी और निशी ने उसे साइड हक कर लिया और कहा, हम बिल्कुल, आज से हम फ्रेंड्स। निशी ने देखा वंश अभी तक आया नहीं है। उसने पलटकर वंश को देखा और ऊंची आवाज में कहा, ओ हेलो, थोड़ा जल्दी करो, घर भी जाना है। वंश ने सुना तो दोनों बैग जमीन पर फेंके, उन्हें लाते मारकर यहाँ वहां फेंका। गुस्से में निशी के पास आया और उसके बाल नोचे, घूसा मारा और गुस्से में बावला हो गया। अगर मेरी तरह आप भी ये सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओ हेलो चिरकुट, तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? वंश के सामने खड़ी निशी ने कहा। वंश की तंद्रा टूटी। अभी कुछ पहले जो भी उसने सोचा वो सिर्फ उसका वहम था। बैग उसके हाथ में ही थे और निशी सही सलामत उसके सामने खड़ी थी।
वंश जैसे नींद से जागा हो। बैग शायद कुछ ज्यादा ही भारी थे, इसलिए निशी ने वंश के हाथ से बैग लेते हुए कहा, तुमसे अकेले कुछ नहीं हो सकता, लाओ एक बैग मैं उठा लेती हूँ। बैग लेते हुए निशी की उंगलियों ने वंश के हाथ को जैसे ही छुआ, एक सिहरन सी वंश के पूरे बदन में दौड़ गई। वह एकटक निशी को देखता रहा। उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ जैसे वह अभी नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर और साथ में हाँ ये मोहब्बत है।